गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का रिवीजन करेंगे, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 7, उसका रिविज़न हम करेंगे। तो रिवीजन के रूप में पहला क्वेश्चन है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने यूएनओ में परफॉर्म कब किया था? तो इन्होंने 1966 में परफॉर्म किया था और इनको 1974 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है और ये फिलीपींस के 3rd राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 1975 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार और 1998 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और भारत रत्न पाने वाली ये पहली संगीतकार बनी थी। और दूसरे संगीतकार कौन थे? 1999 में पंडित रविशंकर को यह अवार्ड दिया गया था। हाफिजा डांस का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में ही रऊफ नृत्य किया जाता है। राकेश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी। तो राकेश चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। WPL महिला प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन रहा? तो ये रहा RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कंचनजंगा कहाँ की एकमात्र मिश्रित यूनेस्को स्थल है? तो ये स्थल है सिक्किम का और इसको यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया था। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत के दूसरे महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे CK दफ्तरी। और महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, जो 1950 से 1963 तक रहे थे। और वर्तमान में महान्यायवादी जो 16वें क्रम के हैं ये हैं R वेंकट रमणी। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 87 से संबंधित है। ऐहोल शिलालेख किसने लिखा था? तो ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के दरबार में दरबारी कवि थे। और रवि कीर्ति के द्वारा ही रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के दरबार में थे। और पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। और इसका उल्लेख हमें ऐहोल शिलालेख से मिलता है। 17वें फिल्म अवार्ड्स 2024 में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? गुलमोहर को दिया गया। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, भरतनाट्यम को सिखाने वाले गुरु को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नट्टू वनार। और भरतनाट्यम लगभग 2000 वर्ष पुराना है और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और इसको अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित 1910 में किया गया था। और अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ इसका विद्रोह कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा किया गया था और इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। और इस जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, इसका पुनरुद्धार या इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाता है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा ही 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में की गई थी। शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण, इन दोनों पुस्तकों में भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। शिल्पाधिकारम एलिंगो अदिगल के द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई थी और इस बुक में भरतनाट्यम का वर्णन मिलता है। और अभिनय दर्पण इस पुस्तक में भी मिलता है और इसके लेखक थे नंदीकेश्वर। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में सभी प्रकार के क्लासिकल डांस का वर्णन मिलता है। भरतनाट्यम में कितनी शैलियाँ हैं? भरतनाट्यम में 7 शैलियाँ हैं, लेकिन 4 प्रमुख शैलियाँ हैं। और इनमें भी सबसे प्रमुख शैली है पंडानल्लूर शैली, जिसके फाउंडर थे मीनाक्षी सुंदर पिल्लई। और तंजौर शैली, इसके थे तंजौर ए चतुष्क, यानी कि इसमें 4 व्यक्ति शामिल थे और ये थे चिन्नई, पोन्नई, शिवानंदम और वड़ी वेल्लू। और वाझुवुर शैली, इसमें थे रमैया पिल्लई। और कला क्षेत्र शैली, इसके संस्थापक थे रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिन्होंने 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। धमाल फोक डांस या धमाल नृत्य का संबंध किससे है? हरियाणा से, और हरियाणा से ही संबंधित है फाग। दिमसा कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश में ही बोनालू और तेलंगाना में भी बोनालू का आयोजन किया जाता है। तिप्पानी या टिप्पणी गुजरात राज्य से संबंधित, और गुजरात में कौन कौन से है? गरबा डांस,
गरबी डांस, डांडिया, पधर, सिद्धि धमाल और भवई। और गरबा डांस भारत की जो यूनेस्को की अमूर्त सूची है उसकी नवीनतम साइट है, जिसको सन 2023 में शामिल किया गया था। और इससे पहले यानी कि 14वीं साइट थी दुर्गा पूजा, जिसको 2021 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, पंडित मोहन शर्मा का संबंध किससे है? तो इनको तराना का बादशाह कहा जाता है और ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण घराने। पटियाला घराना, पटियाला घराना को दिल्ली घराने की शाखा कहा जाता है। घराना क्या होता है? घराना का मतलब है कि यदि कोई संगीत पहली बार जहाँ से शुरू किया जाता है, जिस घर से शुरू होता है, उसको घराना कहा जाता है। तो पटियाला घराना, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे फतेह अली खान और बड़े गुलाम अली खान और बेगम अख्तर। इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं। आगरा घराना, इसके फाउंडर हैं हाजी सुजान खान और इसके अन्य कलाकार हैं फ़ियाज़ खान और लतीफ़ खान। हाजी सुजान खान तानसेन के दामाद थे। और सबसे पुराना घराना कौन सा था? तो सबसे पुराना घराना था ग्वालियर घराना। और ग्वालियर को अभी हाल ही में यूनेस्को की म्यूज़िक लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो भारत का पहला म्यूजिक शहर कौन सा बना है? ग्वालियर। और भारत का पहला लिटरेचर सिटी, यह भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है कोझिकोड, केरल। कौन सी लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? तो यह है भवैया। भवैया। रेखम पाड़ा, ये कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। और रोप्पी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। चालो, यह शैली हरियाणा में प्रचलित है। पश्चिम बंगाल की चित्रकारी का नाम है अल्पना और यहाँ पर बिहुला डांस भी किया जाता है। टप्पा जुगनी शैली कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। 10 कथिया शैली, ये उड़ीसा से। पंखड़ा और लोटिया, ये राजस्थान से। पंखीड़ा। और चक्री भाखा गीत, ये कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बोरगीत और टोकरी, ये आसाम। और जिक्र भी आसाम से ही संबंधित है। नदीगा दप्पू, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के फाउंडर और इसके पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे? तो ये थे ललित मोदी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इसके पहली बार विजेता राजस्थान रॉयल्स थे और इसके उपविजेता था चेन्नई सुपर किंग्स। पहली बार उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स था। और आरजे रॉयल्स या राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था? और उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और उनकी फेमस पुस्तक थी नो स्पिन। तो नो स्पिन पुस्तक के राइटर थे जो जिनकी ऑटोबायोग्राफी थी सैन वॉन इस टीम के कप्तान बने थे। और 2024 में आईपीएल के 17वें क्रम का आयोजन किया गया और इसमें केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स इसमें विजेता रहा और सनराइजर्स हैदराबाद इसमें उप विजेता रहा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के द्वारा इसको 5 बार जीता जा चुका है। जगमोहन डालमिया, ये कौन थे? ये आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। और आईसीसी की स्थापना यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 जून 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में स्थित है। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। और जो आईपीएल 2024 हुआ था उसका पहला मैच किन किन के बीच हुआ था? चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ था और इसमें चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई थी। और यह मैच चेन्नई स्टेडियम में हुआ था, चिदम्बरम स्टेडियम। और फाइनल मैच भी चिदम्बरम स्टेडियम में ही हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ था। सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो विराट कोहली ने बनाए 741 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? हर्षल पटेल के द्वारा 24 विकेट लिए गए। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? सुनील नारायण को। और सबसे इमर्जिंग प्लेयर यानी कि उभरता हुआ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया नीतीश कुमार रेड्डी को, जो सनराइजर्स हैदराबाद के हैं। और सबसे महंगा खिलाड़ी था मिशेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और इसको लगभग कितने रुपए में खरीदा गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली की राजधानी रोम में 1960 में किया गया था और इसका जनक न्यूरोलॉजिस्ट गुहुमान को माना जाता है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को बोन जर्मनी में हुई थी
और इंडियन पैरालंपिक समिति, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और इंडियन पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया, लेकिन इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी दीपा मलिक। और जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, भारतीय ओलंपिक समिति, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीटी उषा, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन पैरालंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष थे रतन सिंह। 2024 में कौन से क्रम के पैरालंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है? 17वें क्रम के। और इसमें भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 29 मेडल जीत लिए हैं और 18वीं रैंक हासिल की है। और पहले रैंक पर चाइना रहा है और पहली महिला अध्यक्ष थी दीपा मलिक। यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो यूएनओ के चार्टर क्या होता है? जो यूएनओ की आधारभूत संधि थी उसको कहा जाता है चार्टर। और चार्टर पर लगभग 51 देशों के द्वारा साइन किए गए थे और भारत भी इसमें शामिल था। और 51वां सदस्य था पोलैंड, जिसने 15 अक्टूबर 1945 को साइन किए थे। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। और यूएनओ के 6 अंग हैं, 6 में से 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन 6वां अंग इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। और इंटरनेशनल कोर्ट के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इनका अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसके अध्यक्ष का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इनको दोबारा से भी री इलेक्ट किया जा सकता है। और 15 न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। यूएन के चार्टर में एक प्रस्तावना है और इसमें 111 अनुच्छेद है और इसमें 19 अध्याय हैं। यूएनओ में 193 देश शामिल हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो श्रीलंका देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट पेड्रो और इसे पिरुत लगला के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट केटू, इसी को ही गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। यदि पूछे भारत में पीओके से अलग भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। और श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल नेपाल का भी ही नेशनल गेम है। नेपाल का नेशनल गेम वॉलीबॉल है, लेकिन इससे पहले नेपाल का नेशनल गेम गिल्ली डंडा होता था। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है तिरचमीर। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकरंडोंग। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है नौशाख। चीन की सबसे ऊंची चोटी है चुमुलंगमा। और भूटान की सबसे ऊंची चोटी है गंगथर पुमसुम, जिसको अभी तक कोई भी फतेह नहीं कर पाया है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है खाकोबी। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। मिलारेपा एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश को फतेह किया था। खो खो भारत में पुराने पारंपरिक खेलों में से एक खेल है और यह टीम में खेला जाता है। इसमें 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेल और उनके खिलाड़ी। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बास्केटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 5। वॉलीबॉल में खिलाड़ी होते हैं 6। नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो इसमें होते हैं 7। पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल इसमें होते हैं 11 खिलाड़ी। और रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी। खो खो के प्रत्येक मैच में कितनी पारी खेली जाती हैं? तो प्रत्येक मैच में 4 पारी खेलते हैं और प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है, यानी कि 36 मिनट में यह खेल खेला जाता है। और पहली पारी के बाद ब्रेक 5 मिनट का दिया जाता है और दूसरी पारी के बाद ब्रेक 9 मिनट का मिलता है। और तीसरी और चौथी पारी बिना ब्रेक यानी कि कंटिन्यू खेली जाती है। खो खो चैंपियनशिप 2024 में मेंस और वुमेन्स यानी कि समग्र विजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र विजेता रहा है। मेंस वाली टीम में महाराष्ट्र ने रेलवे को हराया और
विमेंस वाली टीम में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को हराया। भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। और ओलंपिक में इसको शामिल कब किया गया था? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था। और इस समय हॉकी में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था और इस समय कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में लगभग 50 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और इंडिया में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? लगभग 544 है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट, यानी कि यहाँ पर टाइगर की संख्या सर्वाधिक है और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी सर्वाधिक मिलते हैं। अनुच्छेद 98 में किसका वर्णन है? तो इसमें संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद 66 में, संसद के गठन का उल्लेख 79, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। अनुच्छेद 75 के 3 पार्ट में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और भारत में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पर लोकसभा कहा गया है, न कि संसद। तो लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते और यह प्रावधान किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अनुच्छेद 105 में किसको विशेषाधिकार दिया गया है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है और इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि संसद के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 105 में। लोकसभा क्या होती है? निम्न सदन और राज्यसभा होता है उच्च सदन। उच्च सदन का कार्यकाल कितना होता है? तो उच्च सदन का कार्यकाल नहीं होता बल्कि यह स्थायी सदन होता है। और लोकसभा या निम्न सदन का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। रोज राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता बल्कि यह स्थायी सदन होता है। लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। और राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में है 30 वर्ष। और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्यों का। अनुच्छेद 108 में किसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान का उल्लेख किया गया है जो हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसको बुलाता कौन है? तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और यदि लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित हो, वह सभा में न आए, तो उसके स्थान पर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। और यदि लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष दोनों न आए, तो इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। उपसभापति, न कि सभापति। सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए वे इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है और ये 3 बार कब बुलाई गई है? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग को ख़त्म करने से संबंधित और अनुच्छेद, और सन 2002 में आतंकवाद निरोध विधेयक कोई सहमति के लिए यह संयुक्त बैठक अब बुलाया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी यानी कि चंदन की लकड़ी के होने के कारण लाल चंदन लकड़ी को हाल ही में किस हिट फिल्म में दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया पुष्पा फिल्म में। और चंदन का उत्पादन कहाँ पर होता है? पूर्वी घाट में यह उगता है। और पूर्वी घाट कहाँ पर है? उड़ीसा में महानदी से लेकर तमिलनाडु में वेंगई नदी तक फैला हुआ है ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम घाट से संबंधित एक समिति थी जिसका नाम था गौडगिल समिति, ये भी हमको ध्यान रखना। और पश्चिमी घाट को यूनेस्को में सन 2012 में शामिल किया गया था। और पश्चिमी घाट भारत का एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो यह है सुंदरबन वन। और IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वन में वृद्धि दर्ज की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और मैंग्रोव वन भारत में कितने
एरिया में है, तो ये 4,992 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। और इनका नाम सुंदरवन किस नाम पर पड़ा? सुंदरी नाम के वृक्ष के कारण इनका नाम सुंदरवन पड़ा। और इनका वैज्ञानिक नाम है हेरिटेरा माइनर, इनका वैज्ञानिक नाम है। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के तहत किस राज्य में 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है, लगभग 647 वर्ग किलोमीटर का एरिया की वृद्धि हुई है। और दूसरा राज्य है तेलंगाना, जिसमें 632 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ गया है। और जब पहली रिपोर्ट आई थी, तो यह पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में। देहरादून लखनऊ से यह रिपोर्ट आती है। और 2021 में यह 17वें क्रम की रिपोर्ट आई थी। 2023 में यह नहीं आई, लेकिन आने वाली है। और सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तेलंगाना में 3.07% और आंध्र प्रदेश में 2.2% की वृद्धि हुई है। भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पर मिलते हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत कितना है? 21.17%। और भारत में वन और वृक्ष यानी कि फॉरेस्ट और ट्रीज कितने प्रतिशत भाग पर मिलते हैं? 24.5% भाग पर मिलते हैं। और सर्वाधिक वन कहाँ पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पर मिलता है? मिजोरम राज्य में मिलता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट या जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह आया था सन 2002 में। और जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974 में। वायु संरक्षण अधिनियम यह आया था 1981 में। भारतीय वन अधिनियम यह आया था 1927 में। टाइगर प्रोजेक्ट यह आया था 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को आया था टाइगर प्रोजेक्ट, जो टाइगर की संख्या को बढ़ाने से संबंधित था। प्रोजेक्ट एलिफेंट यह 1992 में आया था। तो ये सभी अधिनियम हमको यहाँ से ध्यान रखने हैं। इससे ही रिलेटेड है विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? और टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वह कहाँ का शासक था? वह था गौड़ या बंगाल का शासक था। वर्धन वंश, चलिए तो हम इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। वर्धन वंश उत्तर भारत का एक शक्तिशाली वंश था। और इसके महत्वपूर्ण शासक थे हर्षवर्धन, जिसकी राजधानी होती थी थानेश्वर। हर्षवर्धन की एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री। और राज्यश्री की शादी कन्नौज में हो गई थी। और कन्नौज से वैर भाव कौन रखता था? मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल या गौड़ का शासक शशांक, दोनों इससे बहस लगाए रखते थे। और जब राजेश्वरी की शादी इससे हुई, तो राजेश्वरी के पति की हत्या देवगुप्त और शशांक के द्वारा कर दी गई। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया, जो उसके बहन का होता था। और हर्षवर्धन का जन्म शशांक ने ही उसके पति की हत्या की थी, तो शशांक ने उस बदला लिया। और हर्षवर्धन के भाई ने देवगुप्त की हत्या की। और शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की मृत्यु कर दी या उसकी हत्या कर दी। तो इसका बदला लेने के लिए, शशांक से बदला लेने के लिए हर्षवर्धन आया और शशांक वहाँ से भाग गया था। और शशांक के द्वारा ही बोधि वृक्ष को कटवाया गया था। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो ये 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और 16 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर बैठ गया था 606 ईस्वी में। और 41 वर्ष तक इसने शासन किया था। और 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और भाई राज्यवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? शशांक के द्वारा की गई थी। राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था, जिसे भद्र विहार कहा जाता है? तो ये किया था कन्नौज में स्थापित, क्योंकि कन्नौज इसकी दूसरी राजधानी होता था। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि भाण भट्ट के द्वारा रचित जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? तो ये भाषा, इस हर्षचरित के 3 भाग हैं और 5 भाग हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। और ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और बाण भट्ट के द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है, कादम्बरी और हर्षचरित।
हर्षवर्धन ने 3 महत्वपूर्ण नाटक लिखे और ये है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई पुस्तक किससे संबंधित है? शिल्पाधिकारम, जिसे नूपुर की कहानी भी कहा जाता है, और ये कन्नगी और पत्नी कोवलम की कहानी से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और शिल्पाधिकारम के रचयिता हैं एलेंगो अदिगल। और मणिमेखलम, इसमें सतनार, इसके राइटर हैं सतनार। और मणिमेखलाई में माधवी और कोवलम की बेटी की कहानी का उल्लेख मिलता है और कोवलम की बेटी प्रेमिका इसमें थी। हर्षवर्धन जब नर्मदा नदी को पार कर रहा था तो 618 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है और ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन सेकंड यानी कि चालुक्य वंश के दरबार में था। सबसे पुरानी तमिल पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है तोलकाप्पियम और इसके राइटर थे तोलकाप्पियर। और पहली तमिल संगम या तमिल सभा कहाँ पर हुई थी? मदुरई में। दूसरा तमिल संगम हुआ था कपाटपुरम, और कपाटपुरम में ही तोलकाप्पियम की रचना महत्वपूर्ण ऋषियों के द्वारा की गई थी। और इसकी तीसरी यह तमिल संगम कहाँ पर हुआ था? मदुरई में हुआ था। भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है? यानी कि पावर की परिभाषा क्या है? वर्क अपॉन टाइम या जूल अपॉन सेकंड। जूल अपॉन सेकंड ये 1 वाट के बराबर होता है। कार्य बल इंटू विस्थापन, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है और इसे ml2 स्क्वायर और t-2 स्क्वायर होता है और इसके बटे में होता है t। बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। सदिश राशि कौन सी होती है? सदिश राशि होती है आवेग, बलाघूर्ण, संवेग, और अदिश राशि होती है ऊर्जा। रिडक्शन या उपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? तो रिडक्शन प्रक्रिया में होता है हाइड्रोजन का योग, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन का इसमें निष्कासन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो जाता है और हाइड्रोजन इससे निष्कासित हो जाता है। पैर की हड्डी कौन सी होती है? तो फिबुला जो पिंडली होती है, पिंडी होती है, उसे कहते हैं फिबुला। फीमर जांग में मिलती है और ये सबसे लंबी हड्डी होती है जो लगभग 20 इंच या 19.9 इंच की होती है। टिबिया घुटने में पाई जाती है। और पैरों में कुल हड्डी कितनी होती है? एक पैर में 30 हड्डी और दोनों पैरों में 60 हड्डी होती है। यकृत क्या कार्य करता है? यकृत, सबसे पहले हम देखेंगे कि यकृत होता क्या है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो ये हो जाएगा थायराइड, जिसकी थायराइड होती है। यकृत हिपेट नामक वर्ड से बना है। यकृत को वैज्ञानिक नाम है हिपेट। और जब लीवर या यकृत में सूजन आ जाती है तो इसे कहते हैं हेपेटाइटिस, यानी कि हिपेट और आइटिस। हिपेट का मतलब है यकृत और आइटिस का मतलब है सूजन। तो यकृत में जब सूजन आ जाती है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। और यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना इसका मुख्य कार्य है। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें ही पित्त रस का उत्पादन होता है। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण यहीं पर होता है और यह एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और इसी दिन डॉक्टर डे भी मनाया जाता है। डॉक्टर डे क्यों मनाते हैं? वीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर डॉक्टर डे मनाया जाता है। और विधान चंद्र रॉय कौन थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनकी याद में डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही अभी हाल ही में BNS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी 1 जुलाई 2024 को लागू हुए हैं। जीएसटी के तहत किन 5 पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया था? तो ये 5 उत्पाद हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसों को इससे बाहर रखा गया था। जीएसटी समिति किसकी सिफारिश पर आया था? जीएसटी विजय केलकर समिति। और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था असम राज्य। और जीएसटी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है 246A में। और जीएसटी काउंसिल
जिसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 279A में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? दोनों ही प्लास्टिक मनी है, यानी कि इनको प्लास्टिक के द्वारा निकाला जा सकता है, और ये दोनों ही 16 डिजिट के होते हैं। इनमें एक पिन भी होता है। डेबिट कार्ड से किसी भी समय हम बैंक खाते से पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट होता है यदि हमें बैंक से ब्याज लेना हो, तो क्रेडिट कार्ड से निश्चित समय सीमा तक ऋण या ब्याज लिया जा सकता है, और ये भी 16 डिजिट का होता है। और इसमें एक CVV होता है। CVV जो 3 डिजिट का होता है, यह होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पिन भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। 30वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार है इसका उत्तर त्रिपुरा। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में लगभग 61.80% है। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर मिलती है? केरल राज्य में लगभग 94%। दूसरे पर है लक्षद्वीप जो एक यूटी है, यहाँ पर 92%। और तीसरे पर है मिजोरम राज्य है, ये दूसरा राज्य है लेकिन ओवरऑल में तीसरा बन जाता है। 91.58% यहाँ पर साक्षरता दर मिलती है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर मिलती है? बिहार में। और दूसरा जहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता दर मिलती है वो है राजस्थान राज्य। 31वां क्वेश्चन है हमारा, 24 मई 2024 को मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसने जीता है गोल्ड मेडल। और ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी जापान में। और मोरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंप से संबंधित हैं। और इंडिया के द्वारा 6 गोल्ड इसमें जीते गए हैं, और 6वीं रैंक भारत की इसमें आई है। और भारत ने इसमें 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीत लिए हैं, यानी कि टोटल 17 मेडल और 6वीं रैंक भारत ने हासिल की है। और ये 5 गोल्ड और कौन कौन है? तो ये 5 गोल्ड हैं सचिन खिल्लारी जो शॉटपुट गोला फेंक में है, सुमित अंतिल जो भाला फेंक से संबंधित है, एकता अभियान जो विमेन क्लब थ्रो से संबंधित है, दीप्ति ये हैं दौड़ 400 मीटर दौड़ में, और सिमरन शर्मा इन 200 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस यूटी में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है लद्दाख में वहाँ पर 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब 7 जिले हो जाएंगे क्योंकि 5 नए बनेंगे। और ये 5 नए कौन कौन बनेंगे? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा जो नुब्रा घाटी है जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर मिलता है, जो विश्व की सबसे बड़ी उच्च भूमि है, सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन ग्लेशियर। चांगथांग। तो ये 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। और लद्दाख यूटी कब बना था? ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या था? RK माथुर। और वर्तमान में है BD मिश्रा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेमल चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रेमल चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्य थे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। मिचोंग चक्रवात जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आया था, ये अंडमान निकोबार में आया था, और इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। बिपरजॉय भी पिछले वर्ष आया था, और इसने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि को प्रभावित किया था, और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तेज चक्रवात है, इसका नामकरण भारत के द्वारा किया गया था, और यह अरब सागर में आया था। तो अरब सागर से संबंधित राज्यों को इसने प्रभावित किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा, और इन्होंने 620 छक्के लगा दिए हैं। और दूसरे व्यक्ति कौन है? क्रिस गेल जो 553 छक्के लगाने वाले बन गए हैं। ODI वनडे क्रिकेट में पहली रैंक किसने हासिल किया है? शाहिद अफरीदी जिनका निकनेम है लाला, और इन्होंने 351 छक्के लगाए हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है गेम चेंजर। तो गेम चेंजर किसकी पुस्तक है? शाहिद अफरीदी की पुस्तक है, जिन्होंने ODI में छक्के लगाने में पहली रैंक हासिल किया। और दूसरे कौन है? रोहित शर्मा जिन्होंने 331 छक्के लगाए हैं। और दूसरे भारतीय कौन है? MS धोनी, और ये विश्व में तीसरे नंबर पर आते हैं। और इनका निकनेम क्या है? तो और एक क्वेश्चन आपको बताना है कि किस क्रिकेटर का निकनेम स्कूटर है? तो स्कूटर के नाम से किसको जानते हैं?
और T20 में पहली रैंक किसकी है? तो T20 में पहली रैंक रोहित शर्मा की और इन्होंने 205 सिक्स लगा दिए हैं। और टेस्ट में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं बेन स्टोक्स के द्वारा 131 छक्के। और भारतीयों में 6वें स्थान पर है वीरेंद्र सहवाग। तो पहले भारतीय हैं जिन्होंने टेस्ट में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं, तो ये हैं वीरेंद्र सहवाग, जो विश्व में 6वें स्थान पर हैं। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? रोटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन 13 से 15 मई 2024 के बीच किया गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 4 जनवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और आज का हमारा प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? और कार्बन इमिशन का लक्ष्य कितना रखा गया है? और टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह टैगलाइन किससे संबंधित है और यह लक्ष्य कितना रखा गया है? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है? एड्स का उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है? एड्स डे कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट में पूछे हैं, तो उनका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।